फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे एसएसए एवं जीओबी दिसंबर जनवरी का वेतन अपडेट। सभी जिले का, सभी 38 जिलों का अपडेट बताया जाएगा कि कब तक भुगतान होगा। कई जिलों में दिसंबर का भुगतान हुआ था, कई जिलों में आंशिक रूप से हुआ था, कई जिलों में बिल्कुल नहीं हुआ था। तो सभी को जानेंगे, साथ ही साथ जनवरी का भी वेतन अपडेट जानेंगे। 5 फरवरी से छुट्टी लेने के लिए देना होगा 7 दिन पूर्व आवेदन, इस बाबत पत्र जारी किया गया है। ईपीएफओ से कब निकाले पैसे। कई लोग जो विशिष्ट शिक्षक में प्रोन्नत हुए हैं या विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन किए हैं, तो वो पैसा निकालने के लिए अफरा तफरी कर रहे हैं, लेकिन सही समय नहीं है उनके लिए ईपीएफओ से राशि निकालने का। इसको देखेंगे, साथ ही साथ शिक्षा जगत की प्रमुख हलचलों के साथ चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है। कई सारे जो है हलचल शिक्षा विभाग के गलियारों से निकल रही है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं इन 16 स्लाइड्स में क्या कुछ शिक्षा जगत की हलचल निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले जान लेते हैं वेतन अपडेट को। तो वेतन अपडेट से जो संबंधित बातें निकल करके आ रही है वो बातें ये है कि CFMS जो है वो 2 जो है अप टू डेट हो गया है, क्लियर हो गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बाबत जो है 1-2 जिलों में भुगतान भी हुई है, और जिन जिलों में भी भुगतान नहीं हुआ है, चाहे वो अररिया हो, अरवल हो, औरंगाबाद हो, बांका हो, बेगूसराय, भागलपुर, कई जिलों से टेलीफोन भी आ रहे हैं, कई जिलों से कमेंट भी आ रहे हैं। बक्सर है, दरभंगा हो, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, तो इन सारे जिलों में जो हो रही है बात, वो हो रही है कि जो टाइमलाइन सरकार के लिए दिया गया है वो 8 तारीख को सैटरडे पड़ रहा है, तो 10 तारीख का भी आप टाइमलाइन ले सकते हैं, मंडे तक। तो ये जितने भी जिले हैं जिसका मैं नाम लिया हूँ या जिसका नाम नहीं लिया हूँ, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और वेस्ट चंपारण, यानी बिहार के सभी 38 जिलों में जो है वेतन का भुगतान, चाहे वो दिसंबर का जहां अटका पड़ा है, आंशिक रूप से हुआ है उसका, या जनवरी का, आपको 8 तारीख तक सरकार के द्वारा टाइमलाइन दिया गया, 8 फरवरी तक, 10 तारीख तक हो जाएगा। लेकिन इस भुगतान में एक शिक्षक है, 1 कोटि के शिक्षक जिनका भुगतान अभी नहीं हो पाएगा, वो है विशिष्ट शिक्षक, यानी विशिष्ट टीचर का भुगतान। कोई जिला जो अग्रणी होगा, जैसे समस्तीपुर कई बार हो जाता है, कई बार भोजपुर हो जाता है, या कोई भी जिला ऐसे हैं, छोटे बड़े जिले भी हो सकते हैं, तो उन जिलों में यदि वहाँ पर जो प्राण जनरेशन का काम सही ढंग से किया गया हो और प्राण के साथ जो मांगा जा रहा है उसका जो है सही से रिपोर्ट दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में जो भी विशेष शिक्षक ज्वाइन किए हैं उनका भुगतान अब फरवरी में ही होगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले कि जो है जनवरी से जो आपका महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होगी, 4% महंगाई भत्ता का बढ़ोतरी, कई सेक्टर्स से इस तरह के पत्र निकले हैं। तो इस बाबत आप 4% महंगाई भत्ता को मान करके चल सकते हैं। फिलहाल केंद्र सरकार का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI इंडेक्स जो है वो जारी नहीं किया गया है। अगले खबर में जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ बातें हैं। मुश्किल में मनु भाई परमार। जी हाँ फ्रेंड, मनु भाई परमार जो BPSC के अध्यक्ष हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसके बावजूद भी जो अतुल प्रसाद थे, अतुल प्रसाद के रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा कुछ हुआ। हजारीबाग में सैकड़ों शिक्षक जो है पेपर के साथ पकड़ाए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बाइज्जत जो है रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, और यूपी के शिक्षकों की भरमार हो गई। चाहे जिस वजह से भी हो, पता नहीं बिहार में टैलेंट है ही नहीं या बिहार के टैलेंट को दरकिनार किया जा रहा है। तो BPSC के चेयरमैन मनु भाई परमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। जी हाँ फ्रेंड, न हाई कोर्ट ने बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और पूछा है कि आपने एक आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को BPSC जैसे संवैधानिक निकाय का चेयरमैन कैसे बना दिया। तो यहाँ पर एक बड़ी प्रश्न निकल करके आ रही है कि जब घोटाले की बू अतुल प्रसाद के रीजन से निकल करके आ रही थी और कई सारे फर्जी जो है ज्वाइनिंग हुए थे, तो तब जाकर मनु परमार जिन पर की संवैधानिक मामला चल रहा था उनको कैसे बनाया। 4 हफ्ते
का समय दिया गया है। और दूसरी तरफ यहाँ भी देखिए दागी के हाथों सम्मान, बीपीएससी पेपर लीक घोटाले के आरोपी मंत्री सहित कई को किया गया सम्मानित। तो जिन पर बीपीएससी पेपर घोटाला का आरोप है उनको भी यहाँ पर सम्मान मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो ये शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। आप बखूबी समझ सकते हैं फ्रेंड कि जो है बीपीएससी के जो कर्ता धर्ता है और जो अपर श्रेणी के लोग हैं कहीं ना कहीं उनमें जो है एक तालमेल नजर आ रहा है और ऐसे ही लोग सम्मानित हो रहे हैं जो कि बड़े बड़े घोटालों में उनका नाम निकल करके आ रहा है। तो इस तरह का जो है खेला यहाँ पर चल रहा है। मधेपुरा में जो है 8 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। इंटर के परीक्षा में उनके द्वारा लापरवाही बरती गई और 13 लोगों को बाद में और इसकी संख्या बढ़ी, 24 परीक्षार्थियों को भी निलंबित किया गया। और डीएम एसपी जो मधेपुरा थे दोनों ने मिलकर सामूहिक रूप से कार्रवाई की। लेकिन इस बाबत जो है शिक्षक संघ शिक्षकों को दोष रहित मानते हुए उनको जो है बिल्कुल वापसी की मांग कर रहा है और अन्यथा की स्थिति में परीक्षा बहिष्कार की चेतावनी दे रहा है। दूसरी ओर जो है अपार आईडी निर्माण को लेकर के वे चाहे 50% से कम वाले एचएम का वेतन रोका जा रहा है, जबकि कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनका कि आधार कार्ड अपग्रेड नहीं होने के कारण उनका अपार बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ऐसी स्थिति में जब स्वैच्छिक है अपार कार्ड बनाना तो इस बाबत जो है वेतन रोकना कहीं से भी सरकार के द्वारा एक न्याय संगत कदम नहीं माना जाएगा। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा इसकी भर्त्सना करता है और जब स्वैच्छिक काम है तो इसको मैंडेटरी नहीं दिया जाए। राज्यकर्मियों को छुट्टी के 7 दिन पूर्व देनी होगी सूचना। कहीं ना कहीं जो राज्यकर्मी है जिसमें शिक्षक भी शामिल है तो उनको 7 दिन पूर्व सूचना देना है। इस बाबत पत्र भी जारी किया गया है समान प्रशासन विभाग का। आपको पत्र भी दिखा देते हैं जो 27 जनवरी का पत्र है समान प्रशासन विभाग का, काफी महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने से संबंधित तिथि कम से कम 7 दिन पूर्व समर्पित किए जाने के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्राय छुट्टी मुख्यालय छोड़ने का आवेदन छुट्टी मुख्यालय छोड़ने के आवेदित तिथि 2-3 दिन पहले प्राप्त होती। परिणामतः सक्षम स्तर से छुट्टी की स्वीकृति और उससे संबंधित निर्णय का संसूचन भी विलंबित होता है, यानी कि उसका कंपाइलेशन नहीं किया जाता है कहाँ के लोग छुट्टी में जा रहे हैं। तो ये खास करके बड़े लेवल के पदाधिकारियों के साथ ऐसी दिक्कत हो रही है कि कोई एक जिला का छुट्टी में चला गया, डीपीओ चला गया, डीओ चला गया, तो वहाँ दिक्कत हो जाते हैं कामकाज में और वो 2-3 दिन पूर्व ही छुट्टी लेते हैं तो किसी दूसरे को वहाँ पर प्रभार देने या अन्य तरह के काम को संभालने में दिक्कत होती है। लेकिन छोटे तबके के कर्मचारियों के लिए इस तरह के कठिन नियमों को लगाना, जिनकी संख्या लगभग 6 लाख के करीब है, खास करके शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल दिक्कतें हो जाएगी आकस्मिक अवकाश को लेने में। चूंकि आकस्मिक अवकाश का जो सिद्धांत है वो कैजुअल, यानी कि जब कोई दिक्कत आए तब आप आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। तो जब दिक्कत अचानक से आएगी, अभी आएगी तो मैं अभी अवकाश लूंगा, 7 दिन बाद इंतजार नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं आकस्मिक अवकाश की जो ये परिभाषा को ही ये उसका खंडन कर रहा है। तो इस स्थिति में इस तरह के छुट्टी को अपर लेवल तक रखा जा सकता है। छोटे लेवल पर यदि शिक्षकों पर इसको लागू किया जाए, फिलहाल राज्यकर्मी पर लागू कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू हो जाएगी छोटे लेवल पर के कर्मियों पर, चाहे शिक्षक हो चाहे अन्य कर्मी हो। छुट्टी मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति और उससे संबंधित निर्णय के स्वसमय संसूचन के लिए आवश्यक है कि अत्यंत विशेष परिस्थिति को छोड़कर, ये तो अत्यंत विशेष परिस्थिति ही रहती है तभी लोग लेते हैं, विभाग को छुट्टी मुख्यालय छोड़ने के लिए आवेदित तिथि से कम 7 दिन पूर्व आवेदन उपलब्ध किया जाए। तो शिक्षक है चूंकि जो दूर दराज के हैं वो तो मुख्यालय छोड़ देंगे, लेकिन जो लोकल शिक्षक है वो मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, तो वो उनके लिए ये जो पत्र है कहीं ना कहीं पूरी तरह से लागू नहीं होता है। यदि आप मुख्यालय छोड़ करके जा रहे हैं तो दिक्कत है। तो ये सारे बातें जो बड़े पदाधिकारियों पर हर समय आवश्यक रूप से लागू होती है, छोटे कर्मियों पर कम लागू होती है, क्योंकि छोटे कर्मियों की तभी जरूरत पड़ती है सरकार को विशेष कार्यों के लिए, जबकि कोई जनगणना, कोई चुनाव या कोई अन्य जो है महत्वपूर्ण कार्य चल रहा हो। आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मियों को हटाएगा शिक्षा विभाग, तो ये बातें न सिर्फ सिवान की है बल्कि पूरे बिहार से है। चाहे आउटसोर्सिंग से जो भी कंप्यूटर वगैरह जो है प्रतिस्थापित किया गया था विभिन्न विद्यालयों में, या जो कंप्यूटर कर्मी थे या सफाई
सफाई कर्मी थे या कई तरह के जो स्टाफ रात्रि प्रहरी वगैरह बहाल किए गए थे, सारे के सारे को जो है कई जगहों पर कई जिलों पर 31 जनवरी को ही हटा दिया गया है और कई जगह पर हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो इस बाबत जो है राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक स्तर से आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मियों के बारे में क्या कुछ बातें निकल कर कर्मियों को 31 मार्च तक ही लेने का आदेश जारी किया गया था। निदेशक के पत्र के आलोक में जिले में दर्जनों लोग प्रभावित होंगे। फिलहाल इस पत्र के अनुसार 1 अप्रैल से इनकी काम नहीं लिया जाना है, इसको लेकर के परेशानी होगी। तो एक यानी 31 मार्च तक जो है सिवान में और कई जिलों में ऐसा है कि उनसे काम नहीं लिया। स्कूलों में पढ़ाई के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक। कई जगह अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो निरीक्षण किया गया तो शिक्षक लगातार मोबाइल से चिपके हुए रहते हैं या मोबाइल पर कार्य करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर कार्रवाई होना तय है, लेकिन यहाँ पर सरकार की भी मजबूरी है। कहीं ना कहीं शिक्षकों को आपने मोबाइल से जोड़ दिया, चाहे ऑनलाइन अटेंडेंस की बात हो, ई शिक्षा कोष ऐप पर, चाहे प्रधान अध्यापक के द्वारा मोबाइल के द्वारा डाटा MDM का देना हो, चाहे किसी तरह की रिपोर्ट व्हाट्सएप पर देना हो, चाहे FLN से संबंधित गतिविधियों का दीक्षा ऐप पर कोर्स करने की बात हो, चाहे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के जो है फोटोग्राफ्स वीडियो बनाने की बात हो और इसे अपडेट करने की बात हो दीक्षा ऐप पर। तो कई सारे ऐसे काम हैं जो शिक्षकों के द्वारा मोबाइल से करवाया जा रहा है और ऐसी स्थिति में शिक्षक को पठन पाठन के दौरान जो है उनके गतिविधियों का चित्र या वीडियो लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो है ये जो बातें निकल करके आ रही है कि पढ़ाई के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी, तो कहीं ना कहीं उन गतिविधियों से भी शिक्षक को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए, चाहे FLN से संबंधित गतिविधि हो, चाहे PBL से, ताकि शिक्षक पूरी तरह से मोबाइल से दूर हो जाए। और ऑनलाइन से संबंधित जो बातें हैं जिनमें शिक्षक जो है अपने महत्वपूर्ण लगभग 300 से 400 रुपये प्रति माह डाटा खर्च कर रहे हैं हाजिरी बनाने के लिए, डाटा समाप्त हो जाता है तो हाजिरी नहीं बन पाता है। ऐसी इन सारी चीज़ों से भी शिक्षकों को बरी किया जाए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा शिक्षकों के लिए जो है जिस तरह से आंगनबाड़ी को जो है मासिक खर्च दिया जाता है मोबाइल को लेकर के, शिक्षकों को भी मासिक खर्च दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में ऑनलाइन हाजिरी बंद किया जाए। तो ऑनलाइन का विरोध कई जगहों पर हो रहा है, आप देख ले रहे हैं। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जो है ऑनलाइन हाजिरी की विरोध कर रहा है और इस बाबत जो है सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि आपने ऑनलाइन हाजिरी नहीं बंद किया ई शिक्षा कोष ऐप पर तो एक बड़े आंदोलन के लिए जो है आप तैयार रहिए, क्योंकि अब इलेक्शन का समय है तो सरकार जो है आंदोलन से बिल्कुल बैकफुट पर रहेगी और विरोधियों के लिए एक मौका मिलेगा आंदोलन के रूप में जो है अपने वोट को लामबंद करने के लिए। और सरकार का जो हर एक पहलू, हर एक विभाग यह चाहेगा कि किसी तरह की कोई आंदोलन किसी भी विभाग से न हो, ताकि जो है सरकार की जग हंसाई न हो और जो उनके बने पड़े वोट है वो और उनमें इजाफा हो, उनमें कोई टूट न हो, यानी कि वोट बैंक न गड़बड़ाए। जी हाँ, यहाँ पर ईंट भट्टा या अन्य विशेष स्थलों पर जो भी बच्चे रहते हैं उनको नामांकन की बात कही गई है। फिलहाल आपको बताते चले फ्रेंड, इनसे पूर्व अपर मुख्य सचिव माननीय श्री के पाठक जी के रीजन में लगभग 23 लाख बच्चों का नाम काटा गया, जिनमें से लगभग 5 से 6 लाख बच्चे जो है दोहरे नामांकन वाले थे। शेष 18 लाख बच्चे कहाँ गए ये समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ो दास्ता कैसे हंसाओ तो बगावत है, रुलाओ तो बगावत है। इस तरह की स्थिति सरकार ने कर रखा है। एक बार जब आते हैं तो 23 लाख बच्चे का नाम काट देते हैं और यहाँ पर जो है 1-2 बच्चे को नामांकन को लेकर के यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि आप कीजिए। तो शिक्षक को जब नामांकन के लिए जो सर्वे में जब जाएंगे तब उस तरह के नामांकन बच्चे में गिनेंगे। और अब नामांकन करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि जब 1 क्लास से ऊपर के बच्चे आएंगे तो उनका जो है नामांकन खास करके अपार ID जनरेशन का काम जो होगा वो BRC या जिला से होगा। ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों का नामांकन ठीक ढंग से पूरी तरह से संपुष्ट नहीं माना जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो अन्य प्रमुख हलचलों में सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर थोड़ी सी व्यवधान थी। इंटर में छूटे अभ्यर्थियों के लिए अप्रैल में विशेष परीक्षा का प्रावधान रखा गया है और EPFO से कब निकाले राशि, तो आपको बता देते हैं कि कोई भी साथी हड़बड़ा करके EPFO से राशि निकाल रहे हैं तो 2-3 बातें ध्यान रखने की है। पहले कि EPFO से जो कटौती हुई है उसमें विसंगति है, आप अपना कटौती जांच ले। उमंग ऐप से आप अपना
पूरा जो है प्रोफाइल निकाल सकते हैं, पूरा एडवाइस निकाल सकते हैं, देख ले। उसके बाद यदि आपकी कटौती कम हुई है, किसी महीने से हो चुकी है, वहाँ पर महीना वाइज आपको मिलेगा उमंग ऐप से, तो वहाँ पर आप जो है वहाँ से जो है आप अपना एडवाइस निकाल करके BRC को जमा कर दें। और जब आपका कटना बंद हो जाए, EPFO में राशि जाना बंद हो जाए, पहले उस राशि को ले ले जो आपको कटौती कम हुआ है, एक तो पहली बात। दूसरी बात, जब आपका राशि कटना बंद हो जाए तो मिनिमम 60 दिन का गैप होना चाहिए। 60 दिन के बाद ही आप इस पर प्रोसेस करें, ताकि जो है नियम जो है 60 दिन तक बंद होने के बाद इनएक्टिव माना जाता है। इनएक्टिव होने से पहले आप इसे रोकते हैं तो कहीं ना कहीं जो है नियम के प्रतिकूल आपका जो है व्यवहार होगा। तीसरी बात जो है, मार्च में 31 मार्च को जो है EPFO के द्वारा जो है इंटरेस्ट दिया जाता है। तो कई बार आप अपने जब निकालेंगे आप उसको, तो आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट जो है कम से कम से 6-7-8 हज़ार के रेंज में आएगा। तो इस इंटरेस्ट से भी आपका जो है ये भी छूट जाएगा। तो इसी स्थिति में आपको स्मार्ट ज्ञान अड्डा यह सलाह देती है कि आप पहले अपने जो भी बचे खुचे हुए जो कटौती नहीं हुआ उसके लिए आवेदन दें, और आवेदन देने के बाद उसको चढ़वाने का कोशिश करें। उसके बाद 60 दिन बीत जाने के बाद, यानी अप्रैल के बाद मई जून में ही आप अपने EPFO के राशि को निकालें। ये आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। निकालने के लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपको जुड़े इसकी कामना करता है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।